नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो पहले तो गुरुत्व जनित त्वरण देख लीजिए। पृथ्वी पर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और चंद्रमा पर 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण कितना भी हो लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 किलोग्राम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है तो भारहीनता किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा है। तो रेडियम की खोज आपको जैसे कि पता होगा मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने की थी, यानी कि पियरे क्यूरी ने। और तो फिर जो ए वाला ऑप्शन है वो किससे 2 से मैच कर रहा है। फिर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको ये बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? 1928 में। तो बी ऑप्शन किससे हो जाएगा? 1 से। तो अब आता है एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में विलियम्स के रॉन्टजन ने किसने की थी? डब्ल्यू के रॉन्टजन या विलियम्स के रॉन्टजन ने। तो सी ऑप्शन इससे हो जाएगा। फिर चेचक की खोज तो एडवर्ड जेनर ने की थी, डी ऑप्शन ये। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ए वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वो शून्य होती है। तो बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। तो ए विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। तो ए विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण, जिसको अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल।
उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ए विकल्प, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। यानी कि गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल नहीं होता है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्व बल जो है सबसे क्षीण होता है, और जबकि प्रबल नाभिकीय बल जो है समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है कि कितना लंबा उसका तार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। ये बिल्कुल सही है कि गोला जब माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों, यहाँ पे देख लीजिए ये गलत हो गया कि जब चरम स्थिति पर, जबकि क्या है त्वरण कब शून्य होता है? जब माध्य स्थान से गुजरता है यहाँ पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में क्या होता है, हर चीज़ सिकुड़ने लगती है, तो जो तार की लंबाई होती है वो भी सिकुड़ जाएगी। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पृथ्वी का पलायन वेग 11.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा माफ़ कीजिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से फेंकने की बात की गई, तो क्या होगा? वो पलायन वेग जो है पृथ्वी का वायुमंडल पार नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल होने का कारण क्या है? तो हाँ डी, इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग जो है वो लगभग 2.4 किलो प्रति सेकंड होता है। तो जो गैस के अणु हैं उनका पलायन वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए गैस जो जिनसे जीवन संभव होता है, वायुमंडल संभव होता है, तो उससे क्या होता है, वो चंद्रमा को पार कर जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न ये समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।